ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना। वो एक आदर्श हो जाएगा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारा कल्चर फैले, लेकिन हम इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने उसको स्प्रेड करने के लिए। अगेन उसका थर्ड पार्ट कि सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है, हमें मोर इमोशनल चीज़ें बात करना, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। वो तो हमने शुरू करा था, वहीं से बात शुरू करी थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? ये टॉपिक नहीं आएंगे, है ना, हम सबको पता है, लास्ट ईयर ही आए हैं, बट हम लोग इन पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक आए उससे घबराना नहीं है। अगेन मैंने शुरू में कहा, जो आपके 4 टॉपिक लास्ट ईयर आए थे, ऑब्वियसली अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप फर्स्ट सेकंड में ही चूज़ करेंगे जनरली, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के टॉपिक्स चारों आ जाएँ तो हमें घबराना नहीं है कि हम उसको ऐसे में कैसे डेवलप करें। हम किसी भी टॉपिक को अलग अलग डोमेन्स में सोच के ऐसे बना सकते हैं। इसलिए हमें हर तरह के टॉपिक्स डिस्कस करना है। मॉडल टेस्ट लिखना, वो उसकी आदत डालनी पड़ेगी कि हम लोग हर वीक एक टॉपिक पे लिखें, किसी एक टॉपिक पे एग्जाम कंडीशन में हम लोग बैठ के लिखें। उससे हमारी राइटिंग स्पीड, पैराग्राफ मेकिंग, इंट्रो, एंडिंग, वो चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी। तो नेक्स्ट वीक से आप लोग आज लिख के लाएँ कोई ऐसे नहीं, नेक्स्ट वीक से एक ऐसे लिख कर आप लोग लाइएगा, ठीक है। हम एक ईयर पहले वाले पेपर पे चलेंगे। ये अगर 2021 का होगा, 2021 का है ये, 2020 के पेपर का जो कोई एक ऐसे है वो आप लिख के लाएंगे, तो मैं वो आप लोगों का देखूंगा। एंड देन GS4 पे हम लोग नेक्स्ट वीक से GS4 की बात करेंगे, एथिक्स वाला जो पेपर होता है, ठीक है। रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, प्योर फिलोसफी का टॉपिक। हिंदी में बताओ, 2 ही शब्द का खेल है। रियल, रैशनल, रैशनल, रियल। तो इन 2 शब्दों में पूरा ऐसे निकालना है हमें। कितने वर्ड्स का? 1100 वर्ड्स का। पिछले वाले से आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। इन 2 शब्द का मीनिंग क्लियर होना चाहिए और उसको हर चीज में सोचना है, हर डोमेन में। हिस्ट्री में क्या रियल था, क्या रैशनल था, कल्चर में क्या रियल है, क्या रैशनल है, पॉलिटिक्स में क्या रियल रैशनल है, इकोनॉमिक्स में कंट्री के बेसिस पे, सोसाइटी के लेवल पे क्या रियल है, क्या रैशनल है, एक व्यक्तिगत स्तर पे क्या रियल है, क्या रैशनल है, और इसी से हमारा ऐसे बनता जाएगा। वुमेन के लिए क्या रियल, क्या रैशनल है, बच्चों के लिए क्या रियल, क्या रैशनल है, बिजनेसमैन के लिए क्या रियल, रैशनल है, एजुकेशन में क्या रियल है, क्या रैशनल है। बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए इस पे, ठीक है, करिए। तो बताओ जल्दी क्या करिए। इसका मतलब आप लोग इस पे टाइम दे चुके हो, तो क्या निकला? बताओ। चाहते थे यथार्थ था, एक लॉजिकल था, पर उस समय तो दिखाई नहीं दे रहा था कि मतलब उस समय तो नहीं था, आगे हो जाएगा लॉजिकल तौर पे। तो वो रियलिस्ट रेशनल था एक तरीके से। वो रियल रेशनल था या वो रेशनल रियल था? हाँ, वो
वो देख नहीं रहा था, लेकिन और उसी को इसमें सिर्फ दोनों को जोड़ते हुए चलना है ना। सेम एग्जाम्पल को इसमें, उस समय रियल क्या था? और गुलाम के मतलब जो चीजें उस समय रियल थी वो रैशनल थी, ये दिखाना है। तो उस समय रियल क्या था? फिलॉसफी ऑप्शन वाला कोई नहीं है। हमारी इकोनॉमी में उन्होंने कब्जा कर रखा था, हमारे एक दौर से माइंड में कब्जा कर रखा था उन्होंने। क्यों कर रखा था? नहीं, तुम ये कह रहे हो कि ये रियल था, है ना? हमें लगता है गुलामी थी उस समय, और मैं अभी ये प्रूफ कर दूंगा कि वो रैशनल था। ठीक है, रियल इज रैशनल। जो चीज हमें रियल लग रही थी वो रैशनल थी। कैसे? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि गुलामी थी, कब्जा कर रखा था एंड ऑल, तो हमारी सोच नहीं बढ़ पा रही थी, और उसी समय आप कह रहे हो सोच नहीं बढ़ पा रही थी, सब गुलाम थे। कितने सारे क्रांतिकारियों की क्या क्या सोचे थी? ये तो रैशनल है ना कि सोच नहीं बढ़ पा रही थी। ब्यूटी ऑफ फिलॉसफी होता है, और इसीलिए मुझे बोला गया था कि फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल लेते हो तो आप मार्क्स और एग्जाम से भटक के फिलोसोफर बन जाते हो, और हमारा पर्पस फिलोसोफर बनना नहीं है। मार्क्स लेना है, एग्जाम क्लियर करना है, खत्म। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी साइंटिफिक, जो मैं कहता हूँ। अरविंद घोष ने बहुत अच्छा काम किया था, मतलब हमारे आज़ादी के लिए जेल भी गए थे वो। इंट्रो पे तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग इसको अलग अलग डोमेन्स में डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री पे ले जा रहे हो? हाँ, इस तरह से वो जेल गए, तो उनको एहसास हुआ जो हम कर रहे हैं ना, कि हम अंग्रेजों के विरोध कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ों का कर रहे हैं, हमें भारत को वैसे जगह की जरूरत है कि इंडिया जब स्टैंड करेगा ना मैक्रो लेवल पे, वो अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा। तो उन्होंने पांचड़ी में आसन स्थापित किया, तो एक अलग मूवमेंट चलाया, तो वो भी इस तरीके से दिखा के उन्होंने रियल और ओरिजिनल में वो फर्क जो चीज़ सबको दिख रही थी ना, हमें लग रहा था हम लोग गुलाम है, ये है, वो रैशनल था। ठीक है, और जो रैशनल था वही रियल था, यानी ऐसे टाइम में भी उनको ज्ञान मिला कि वो तरीका कहा जाता है, वो रियल था। ठीक है, इस लाइन पे हमें हर फील्ड में सोचना है, वहाँ जहाँ बात रह गई थी। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपको ये दिख रहा था, या एक कॉमन पर्सन को ये दिख रहा था, फिलोसफर्स को अलग चीज़ दिखती है ना, तो एक कॉमन पर्सन को ये दिख रहा था कि हमारी सोच को गुलाम बना लिया गया है, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमें अंग्रेज़ों ने दबा रखा है। नहीं, तो रैशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपकी सोच को कोई गुलाम नहीं बना सकता, और इसका एग्जाम्पल मिला हमें कि पहले मॉडरेट्स, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट, अलग अलग तरह की सोच। ठीक है ना, एंड उसका रिजल्ट भी फिर आया। तो सिर्फ उसी एग्जाम्पल को मैं बढ़ा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आप इसमें कैसे रहोगे? इसी को पूरा कर लेते हैं। और रैशनल रियल था, यानी ये जो सोच थी यही रियल बन गई। रियल मतलब कि हमें रियल सेंस में इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, तो उस समय जो रियल दिखना था वो एक सोच थी, वो रैशनल था, लेकिन जो हमने जनरेट करा वो रियल बन गया, वो रियलिटी बन गई। बताओ, नहीं हुआ है? कन्विंस नहीं हुआ है? चलो अभी और फील्ड्स में देखेंगे उसको। प्रॉफिट नहीं, हमारा नेशन बिल्डिंग हुई, नेशन की कनेक्टिविटी बढ़ी। ठीक है ना, तो रियल दिखाया जा रहा था कि डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे लाइंस ले हो रही हैं,
इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, बट वो रैशनल था, ठीक है, एक नज़र से वो चीज़ें हो रही थी, बट हम अगर उसको अपने पॉइंट से देखें तो उसने हमें इस तरीके से हेल्प करा। वो मीडियम ऑफ ऑपरेशन उनके नज़र से रहा होगा, बट हमारी तरफ से जो उसके अदर बेनिफिट्स थे वो सामने निकल कर, एंड रैशनल इज रियल, वही चीज़ जो रैशनल थी वो हमें हेल्प करी और उसको हमने रियलिटी में कन्वर्ट करा। और कोई एग्जाम्पल लो? गरीबी तो गरीबी है, वास्तविक सच्चाई है, ये है। लेकिन सर उसका जो यथार्थ रैशनल है तो ये देखना है कि गरीबी क्यों है, इस वजह से कि उपलब्ध जनसंख्या वृद्धि है या लोगों को रोजगार हो गया किसी चीज वाले में, तो ये अस्थायी होगा। और क्लियर करो। गरीबी जो दिख रही है आपको, जो झोपड़ी में रह रहा है ना, रियल दिख रहा है आपको, तो उसका घर टूटा हुआ है, उसको रैशनल कैसे प्रूफ करोगे? रैशनल क्या है? काल्पनिक होता है ना हिंदी में, हाँ, उसको कैसे प्रूफ करोगे? एक चीज़ है जो आपको दिख रही है, ठीक है, हमें दिखाना है कि जो हमें दिख रहा है, जो रियल है, जो सो कॉल्ड रियल है, उसको पूरी दुनिया रियल मानती है, वो एक्चुअली में रैशनल है। रैशनल क्यों है वो? आपके सेंसेस से जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हो, आभास कर पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उसको हम रियल कहते हैं ना। अंग्रेज थे, उनकी प्रेजेंस हमें दिख रही थी, रेलवे लाइन पड़ती हुई हमें दिख रही थी, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा था, पटरी थी, उसको हम छू सकते हैं रेल की पटरी को। न्यूज़पेपर्स फॉरेन लैंग्वेजेस के आ रहे थे, दिख रहा था। अंग्रेज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते जा रहे थे, हमें दिख रहा था। हमारा सामान उठ के जा रहा था, हमें दिख रहा था, है ना। जो कहते हैं यहाँ का प्रोडक्शन वहाँ पहुँच रहा था, या वहाँ मैनचेस्टर का सारा सामान यहाँ आ रहा था, हमें दिख रहा था। दैट इज़ रियल। एनीथिंग जो आपके सेंसेस से आभास करा जा सके वो रियल है। झोपड़ी हमें दिख रही है, ठीक है, वो जो कपड़े पहने हुए हैं एक व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े, वो हमें दिख रहा है। तो अगेन सेंसेस, जिस भी चीज़ को आप सी कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हियर कर सकते हो, और फील कर सकते हो, स्किन से टच कर सकते हो, वो रियल होता है। उसको कैप्चर करा जा सकता है, उसके बारे में मीडिया बात करता है, उसके बारे में बातें होती हैं, बट कुछ चीज़ें इसके परे होती हैं। जैसे अभी जैसे एग्जाम्पल लिया, आपको दिख रहा है कि देश गुलाम था, पर सोच गुलाम थी क्या? उसी में कुछ लोगों की सोच ने रियलिटी को बदल दिया। तो सोच को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, वो एक रैशनल कंसेप्ट है। रियलिटी में भी वो सोच छुपी हुई है। आपको जो रियल चीज़ें दिख रही हैं उसके पीछे वो सोच है, और उस सोच को ही हमें इस टॉपिक में दिखाना है कि रियल इज रैशनल, द रैशनल इज रियल। कि असली चीज़ हमारी वही सोच है जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जन्म दिया। उसमें भी अलग अलग तरीके की सोच थी। मॉडरेट्स की अलग थी, उनका तरीका अलग था, कुछ का अलग था, या जैसे इन्होंने बताया कि उस टाइम में भी कुछ स्पिरिचुअल लोग थे, उनका अलग था। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो अलग एक डायरेक्शन में दे दिया, इस तरीके से। या फिर अभी जैसे एग्जाम्पल ले रहे थे, पॉवर्टी का ले लो, ठीक है ना। द रियल इज रैशनल। कैसे प्रूव करोगे? जो हमें दिख रहा है, जो हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, वो रैशनल है। क्या है? जैसे तो इसका मतलब हमें जो दिख रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है ना। हमें तो इफेक्ट दिख रहा है उसका, जो रियल है, रियल मतलब जो इफेक्ट फॉर्म में आया वो दिख रहा है हमें, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जो हम जिसको हम रियल कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रियल इज रैशनल। रियल तो जिसको सो कॉल्ड हम रियल कह रहे हैं, मैं इसीलिए हमेशा सो कॉल्ड का, जिसको हमें अपने सेंसेस से जो हमें रियल लग रहा है वो तो रैशनल है। असली चीज तो है कि रैशनल रियल है। हमें अशिक्षा पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो अपने आप उस व्यक्ति को एक दिन अच्छे कपड़े, पक्का मकान मिल जाएगा। ठीक है ना। आज जो हमें रियल लग रहा है, हमें उसका झोपड़ी हमें उसकी रियल लग रही है, लेकिन रियल झोपड़ी नहीं है। रियल ये है कि उसके माँ बाप ने उसको कभी पढ़ाया नहीं, वो अशिक्षित रहा। तो अगर हम उसकी अशिक्षा को रियल माने तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। उसकी अशिक्षा असली है। जो हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे, ये टॉपिक सिर्फ इतना सा है। ठीक है। ज़मीन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ज़मीन के नीचे। तो दिस फाउंडेशन इज रियल एंड ज़मीन के ऊपर जो दिखता है दैट इज बाई सेंसेस, जिसको हम रियल कहते हैं। नॉट रियल। रियल हमेशा यहाँ है रियल, जिसको हम रैशनल कहते हैं। मतलब जो उसके रीजन है उसका। अब कितना आसान हो गया ये टॉपिक। सर रियल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियल हो सकता है। ऑब्वियसली, इसीलिए तो कहा गया है रैशनल इज रियल। टॉपिक खुद ही कह रहा है आपको। बचपन में पढ़ाया जाता है पॉपुलेशन के लिए आशिक्षा। अभी जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, भाई आपको दिख रहा है, रियल दिख रहा है। मैंने क्या कहा, रियल वो है जो दिखता है। क्या दिख रहा है, झोपड़ी दिख रही है। ठीक है। क्यों है झोपड़ी, शिक्षा है। एक कारण ये हो सकता है, हम उसको ले सकते हैं, भाई वो दिख नहीं रहा है आपको, अशिक्षा, आपको सेंस नहीं हो रहा है। बट रियल इज रैशनल, यानी जो झोपड़ी दिख रही है वो एक्चुअली में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रैशनल है, रैशनल मतलब जो कॉज है, जो अशिक्षा है, वो रियल है। ये बोल सकते हैं जैसे भारत की करेगी बहुत जन्म करे, लेकिन अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी बुनियादी चीजों पर ध्यान दे तो आने वाले समय में हम अच्छी तरीके से देश को गरीबी दूर कर सकते हैं। हाँ, बट इसको और रियल और रैशनल के टर्म्स में ले जाओ। क्या दिख रहा है, क्या हम फील, सेंसेस में क्या चीज़ें हैं, और उसको दिखाओ कि वो काल्पनिक, वो रैशनल है। इंडिविजुअल लेवल पे ले आओ, सिंपल हो जाएगा। एक पर्सन के लेवल पे जो आपको दिख रहा है, द रियल इज रैशनल। आपको एक बहुत ही वेल ग्रूम्ड पर्सन दिखता है, ठीक है, बड़ा अच्छे से कपड़े पहने हुए, अच्छे से ड्रेसअप होकर आता है आपके सामने, क्लास में आता है, कहीं पे भी आता है। द रियल इज रैशनल। क्या ये उसका असली व्यक्तित्व है? ठीक है। जब आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, ठीक है, उसके बारे में कि आपको इससे फ्रेंडशिप करनी है या नहीं, आपको इससे शादी करनी है या नहीं, तो वो रियल नहीं रह जाएगा। जो चीज़ें दिख रही हैं, आप उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करोगे। आपको जो उसका अपीयरेंस दिख रहा था, दूर से जैसा वो रखा था, वो रैशनल है। जो रैशनल है यानी जो उसके अंदर की चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं आपको, जो सेंसेस से नहीं दिख रही हैं, जब आप उसको जानोगे, उसके जो विचार हैं, उसके क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है, वो अच्छा मित्र है या नहीं, आप उसको विश्वास पात्र है या नहीं, वो रियल है, वो असली चीज़ है। और बताओ। जैसे कि सर हम कोई भी चीज़ लेने गए तो वो एक फोन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? मोबाइल। मोबाइल को लिया, मोबाइल एक हमारे लिए गिफ्ट है, बट हम सिर्फ उसको नहीं देखते बल्कि उसके फीचर्स को देखते हैं। तो उसके फीचर्स को हम कह सकते हैं क्या वो रियल है। और फिर और जो फीचर्स अगर वो रेशनल मतलब है फीचर्स उसके, तो जाहिर फीचर्स क्या हुए? रियल हुए ना। पहली लाइन है मोबाइल क्या रहेगा, बात करना, वॉइस क्लैरिटी, बाकी सारे फीचर्स हैं। रियल इज रैशनल, यानी जितने भी फीचर्स हैं उसमें तमाम अन्य फीचर्स हैं। मोबाइल का बेसिक पर्पस जो था वो बात करना था। उसके सिवा जितने अन्य फीचर आए आपके, जिनको आप रियल मानते हो, जिनसे मार्केटिंग होती है, जो आपको दिखते हैं या दिखाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं ना, आपको ऐड में दिखाए जाते हैं कि बढ़िया कैमरा है, बढ़िया वो है, वो रैशनल है। ठीक है। रैशनल इज रियल। रैशनल को आप कह सकते हो कि उसका जो बात करने का वॉइस क्लैरिटी जो है, कॉल ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, वो असली चीज़ है। मूल क्या है जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है? ठीक है। जनरली हम मोबाइल का एग्जाम्पल है तो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एड्स में भी,
ठीक है, वॉइस क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, वो मूल है उसका। और किसी डोमेन में लो। हाँ, असफलता कैसे लोगे? अगर उसको मेहनत करता या कंटेंट देते तब वो सक्सेस हो सकता है। डायरेक्ट नहीं बैठ रहा, डायरेक्ट नहीं फिट हो रहा है इस पर, थोड़ा सा आपको अपने वर्ड चेंज करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि द रियल इज़ रैशनल, ठीक है, आपको उसकी असफलता दिख रही है, ठीक है ना, वो आपको, आप उसको रियल मान रहे हो, इज़ रैशनल, लेकिन हमें कहना है कि ये रैशनल चीज़ है, रैशनल जो है वो रियल है। रैशनल क्या है? जैसे उसने फोकस नहीं किया, ठीक है, लिख सकते हो। अगेन ये उसी तरह का जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, डायरेक्ट नहीं फिट बैठ रहा है ये। हाँ, डायरेक्ट हम एजुकेशन पे ले सकते हैं ना इसको, जो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, ठीक है। एजुकेशन वाली फील्ड में इस टॉपिक को कैसे लेंगे बताओ? द रियल इज रैशनल, एजुकेशन में रियल क्या है? वही जो पहले बात हुई थी, ठीक है ना। द रियल वो एक्चुअल में रैशनल है। आपके पास 4-5 डिग्रियां हैं, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, रैशनल है, लेकिन हम लोग उसके पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें दिखता है, हमारे बायोडाटा में लिखा हुआ होता है, हमें हाथ में भी मिलती है ना, इंटरव्यू में उसको कंसिडर करा जाता है। लेकिन उससे हम क्या सीखे, जो हम उससे सीखे वो रैशनल है, वही रियल है, जिनको हम रैशनल मानते हैं। रैशनल इज रियल। हम किससे रैशनल मानते हैं? एजुकेशन की अगर हम बात करें, राइट, आप कितने टॉलरेंट पर्सन बने, आप कितने जनरस बने, आप कितने लविंग पर्सन बने, आप कितने केयरिंग पर्सन बने, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन बने, आपको कितने, ये सब एजुकेशन से निकलता है, ये रियल है। आप बहुत सारी डिग्री दिखा दो, रैशनल है, ठीक है ना। रैशनल इज रियल, जो उसके पीछे का एक्चुअली उद्देश्य था। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक, अगर आप इस डायरेक्शन में सोचोगे, ये बहुत इजी टॉपिक है। स्पेस कैसे? ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं और इसके आगे भी ले सकते हैं कि जब तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सैटेलाइट घूम रही है, किस ट्रैजेक्टरी में घूम रही है, कितने एंगल पे गई एंड ऑल, ठीक है, हम उसको रियल मान रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में रियल नहीं है। रियल ये है कि जो उससे डेटा मिला, उससे एक दूर गांव में बैठे हुए किसान के पास जब वो कियोस्क के माध्यम से वो डेटा पहुंचा, तो उसने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो जिसको हम रियल मान रहे थे कि सैटेलाइट घूम रही है, ये रियल है, वो रैशनल है, क्योंकि वो पीछे की चीज़ है, वो ज़मीन के नीचे की चीज़ है ना। द रैशनल इज रियल, जो किसान को फ़ायदा हुआ वो रियल है एक्चुअली में, ठीक है ना। जो तुमने कहा वो भी सही है, जो हम कागज़ पे कर रहे थे हम उसको रियल मान रहे थे, है ना। द रियल इज रैशनल, लेकिन उसी कागज़ पे जो हमने करा, अगेन वो बेस वाली चीज़ है, तो उसी कागज़ में हमने करा, वो बाहर निकल कर आया। फिर उसी तुम्हारे एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे, बाद में वही चीज़, ठीक है ना। समझे कैसे हुआ ये? आपका पेपर वर्क है, सैटेलाइट है एंड फार्मर है, ठीक। पहले हम कहेंगे कि ये आपका, आप उसको कर रहे हो, है ना,
ये ठीक। उसके बाद कौन कौन समझे इस एग्जाम्पल को? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रियल चीज़ कैसे रैशनल बन जाती है, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण अगर अलग हो। ठीक है ना? जब तक हम कॉपी पेन पे कर रहे थे तब तक हमें लग रहा था वही रियल है। ठीक है? और ये रैशनल है। जब एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गई, ऊपर चली गई, तो हमें ये रियल लगने लग गई। ये इफेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम इसके ऊपर से देखेंगे तो ये रियल है। तो रियल और रैशनल हमारे दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में जो भी चीज़ बेस में है, जो ऊपर की चीज़ को सपोर्ट कर रही है, ऊपर वाली चीज़ हमेशा हमें दिखती है। पहले कागज़ पे हमारे कैलकुलेशन दिख रहे थे, सैटेलाइट नहीं दिख रही थी, फिर सैटेलाइट दिखने लग गई, उस फार्मर का फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ठीक है? तो हम जिसको भी ऊपर रखेंगे, जो हमारे सेंसेस से देख रही है ओवर द ग्राउंड, उसको रियल कहते हैं। और जो नीचे एक्चुअल बेस है, तो वेरी इजी टॉपिक। मेरे हिसाब से पिछला वाला ज़्यादा टफ था। हाँ, तो आप किसी भी फील्ड में सोच सकते हो, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ठीक है? लेकिन ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ये टॉपिक नहीं आएगा एंड फिलॉसफी आपका ऑप्शनल नहीं है, तो इसलिए मत सोचना इसको ज़्यादा। फिलॉसफी की खूबी ये होती है कि आप उस पर एंडलेस सोच सकते हो। तो इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग इस डायरेक्शन में किसी ने नहीं करा था? क्या करा था? कोई बताए? हाँ, महिलाओं की स्थिति में बताओ कैसे करोगे इसे? लेकिन उसी टाइम पे गाजी, अकारा, घोष जैसी महिलाएं विद्युत महिलाएं आई थी, इनमें ये सब चीज़ें गलत हो गई। उस टाइम पे इतनी सारी कुप्रथा। करेक्ट, वो उसी तरह वाली बात हो गई जो हम लोग ले रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट वाले टाइप का। बिल्कुल करेक्ट। और किसी ने कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कराओ इस टॉपिक पे? सत्य और यथार्थ है। सत्य मतलब कोई चीज़ सही है, जब दिख रही है कि यहाँ सत्य होना चाहिए, वही तो मैंने कहा, रियल। हाँ, किसी को फांसी हो रही है तो मुझे लगता है कि फांसी एक गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रियल। लेकिन किसी अपराधी को फांसी हो रही है, वो यथार्थ है। सर यथार्थ का मतलब होता है ना कि जो परफेक्ट है, सत्य से भी आगे, भाई वो गलत है लेकिन वो सबसे थोड़ी सी आगे है। तो सर हिंदी में अर्थ ये निकलता है, तो ये बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे आपने रैंकिंग का मतलब बहुत अलग डिफरेंट बता दिया जो मैंने यथार्थ सोचा था। इसी तरह से जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का था, हमारा वृद्धि और विकास का मतलब ही अलग था थोड़ा। चलो और बताओ, किसी ने और कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कराओ इस पे, जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो कि वो सही है या नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। रियल था, मशीनरी आपको दिख रही थी, वो सारी चीज़ें रियल थी। ठीक है? लेकिन जो आया, जो रिजल्ट हुआ या जो नीचे था उसके जो उसके इफेक्ट्स हुए, वो रैशनल था, और वही चीज़ फिर रियल बन गई। जिनको हम लोग रियल समझ रहे थे वो तो पीछे रह गया, जो हमारी रैशनल चीज़ें थी वही हमारी असली वास्तविकता बन गई बाद में। ठीक है? और बताओ, कुछ और सोचा हो इसमें पहले से ब्रेन स्टॉर्मिंग में? कर सकते हो, पर ये फिर प्योर फिलॉसफी के डोमेन में घुसना हो जाएगा। सुकरात तुमने पढ़ा है, एक जनरल स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बट एक जनरल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप डाल सकते हो, फिट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप उस फील्ड के हो तो आप डाल दो, लेकिन नॉट नेसेसरली इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको जनरल भी ले सकते हो, लेकिन श्योर हो अगर आप जैसे किसी भी डेटा के बारे में, किसी एग्जाम्पल के बारे में, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको साइंस का कोई पर्टिकुलर चीज़ पता है, डाल सकते हो। ठीक है? मना नहीं होता है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि आपको कंसेप्ट ये चीज़ पता है, वो चीज़। सॉक्रेट्स को बाकी लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना? जनरली नहीं पढ़ेंगे। तो
अगेन किसका फिलॉसफी ऑप्शन होगा, वो सॉक्रेट्स नहीं, वो तो 10 फिलोसफर बता देगा इसी टॉपिक पे, है ना। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी ऐसे को जनरली कैसे डील करना है, एक स्पेशलिस्ट की तरह नहीं, ठीक है। और बताइए। कैसे जोड़ोगे? बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे, अवॉइड करना चाहिए, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगे तो उसको फिर एक्सप्लेन करना और रिलेट करना में जो है ना, ऐसा लगेगा कि हम ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, तो वो नहीं दिखना चाहिए एग्जामिनर को चेक करते समय कि हाँ इसने जानबूझ के ये करंट वाला घुसाया है यहाँ पे, है ना, वो नहीं आना चाहिए। अगर एफर्टलेसली फिट हो जा रहा है तो फिर ठीक है, बट मुझे ये उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। और बताएं। उनके लिए वो रियल था। क्यों था रैशनल, क्यों था? लेकिन अगर तुम इस लाइन को लेके बढ़ोगे आगे तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वही सैनिक से हम जीते, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। जिस लाइन पे तुम जा रहे हो कि रियल इज रैशनल, तो तुम मान रहे हो कि गांधी जी के थॉट्स रियल थे और वो एक्चुअली में नहीं था। रैशनल मतलब सैनिक वैनिक होने चाहिए, तो बाद में तुम कहाँ दिखा पाओगे कि सैनिकों की वजह से हम जीते। उल्टा उल्टा चलो इसमें, ठीक है ना। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो हमें दिख रहा है, यानी सैन्य बल जो हमें दिख रहा है, ठीक है, रियल, उसी को हम मानते हैं। पर वो रैशनल हो जाता है जब एक बड़ी फोर्स थी हमारे सामने, ब्रिटिशर्स के सामने और भी ज़्यादा थी, तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम था, हम उस वैल्यू सिस्टम की वजह से लेके चले, उसने हमें रियलिटी से, ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाई। हमें आज़ादी सैन्य बल की वजह से नहीं मिली जो दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हम अपने जो हमें नहीं दिखता, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो हमारा रैशनल जो था वही हमारे काम आया, वो रियल बना हमारे लिए। उस तरह से लेके चलो, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल ऐसे राइटिंग में अब बताइए, हम लोग नेक्स्ट टाइम जैसे हमने कहा एक एक ऐसे लिख के लाएंगे, तो मैं आपको इंडिविजुअली कुछ लोगों का मैं देखूंगा कि पैराग्राफिंग आपने कैसे करी है। वो आप लोग 2020 का पेपर उठा लीजिएगा, मिल जाएगा सबको। 2020 का आई थिंक अगेन वही 4 ऐसे होंगे। प्रॉपर अलार्म लगाइएगा 2 घंटे के, 2 घंटे का नहीं 3 घंटे का ना, हाँ 3 घंटे में 2 ऐसे, राइट। तो 3 घंटे सबको बोल दीजिएगा कोई डिस्टर्ब ना करे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा। क्लॉक लगाइएगा, इसको कहते हैं एग्ज़ाम कंडीशन सिमुलेट करना। क्लॉक लगाइएगा क्लियरली सबको, आप कहीं अगर किसी के साथ रहते हैं बोल दीजिएगा 3 घंटे नो डिस्टर्बेंस। पेपर रखिएगा, जो हम लोगों ने टाइमिंग्स डिसाइड करे थे उसी प्रॉपर टाइमिंग्स के हिसाब से एक ऐसे आप लोग लिख कर लाएंगे 2020 का। एंड देन आई वांट टू सी कि उसमें आपने इंट्रो क्या दिया है, पैराग्राफिंग कैसे करी है, वर्ड्स कितने लिख पाए आप, कंक्लूजन कैसे करा है, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके माइंड मैप कैसे रेडी करेंगे। Three hours, 250 marks, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स, 125 मार्क्स। 90 को जैसे हमने बताया था 60 फॉर राइटिंग, 30 में 5 मिनट्स टॉपिक चूज करने के, चारों टॉपिक्स पढ़ने के बाद 5 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपके चूज हो गए। एंड नेक्स्ट 25 मिनट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस माइंड मैप क्रिएशन, ठीक। ये लास्ट शीट पे होगा, ठीक। तो बिल्कुल इसी कंडीशन में आप लोग 2020 का एक ऐसे नेक्स्ट टाइम लिख कर लाएंगे, एक यानी कितना पोर्शन 90 मिनट्स होगा,
ठीक है, तो 90 मिनट्स के लिए सब कुछ सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करके प्रॉपर एग्जाम कंडीशन में एंड प्रॉपर ये रूल फॉलो करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि इस रूल की प्रैक्टिस अब करनी पड़ेगी। मैंने जो बताया है पिछली क्लासेस में, जब तक उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप स्कूल लेवल ऐसे लिखते रहेंगे। हमें स्कूल लेवल से यूपीएससी लेवल पहुंचना है। ऐसे राइटिंग जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था, हम लोग स्कूल से करते आए हैं, क्लास 6 से शुरू कर देते हैं ऐसे राइटिंग। तो अब अपने ऐसे को स्कूल लेवल से उठा के कैसे यूपीएससी लेवल ले जाना है, वो जो हम लोगों ने प्रोसेस पूरा डिस्कस करा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके सारे डोमेन्स पे सोचेंगे, लिंक करेंगे। अगर ऐसे के 2 पार्ट हैं, इंट्रो जो हमने डिसाइड करा था लगभग 8 लाइन्स का, देन 4-4 लाइन के आपके पैराग्राफ्स बनेंगे एंड देन अगेन 8 लाइन करीब का एंडिंग होगा। एंड स्पीड हम लोग टेस्ट कर ही चुके थे, हमें लगभग 1100 शब्द लिखने हैं इन 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, लगभग आप सब लोग सही लिख लेते हैं उसमें। तो उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो जो आप लिख के लाएंगे तब मैं बताऊंगा कि पैराग्राफिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा बिटवीन 2 पैराग्राफ्स सफिशिएंट गैप होना चाहिए, यानी आपने एक पैराग्राफ मान लीजिए यहाँ ख़त्म करा है, तो पता चलना चाहिए कि ये पैराग्राफ एंड हुआ है। इस पैराग्राफ की एक आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। फ्लो में जब आपका शीट कोई पलटे तो पता चलना चाहिए एक पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ है, तो आप गैप देके यहाँ से अगला शुरू करें। ठीक है, आप लिख के लाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा किस में क्या प्रॉब्लम रही है, किसके ऐसे। ठीक है, वो मैं आप देखूंगा जितने लोगों के मैं देख पाऊंगा। एटलीस्ट हम लोग इंट्रो तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो बॉडी का जैसे मैंने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, एंड नेक्स्ट टाइम से हम लोग फिर आपका जो जीएस पेपर 4 है एथिक्स वाला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। राइट, कोई और प्रॉब्लम, कोई और चीज़ डिस्कस करना है बिफोर वी क्लोज? प्रिपरेशन को लेके कुछ भी? सब्जेक्ट्स एंड जीएस में बैलेंस बना के चल रहे हैं या सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं? कितनों का सब्जेक्ट डिसाइड नहीं है? ओके, कर लीजिए। अगर नेक्स्ट ईयर देना है तो हर हाल में अगस्त तक तो सब सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि आपके प्रीलिम्स से पहले आपका सब्जेक्ट का एक कम से कम एक रीडिंग पूरी हो चुकी होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपका कौन सा डेट बताया था आपने प्रीलिम्स का? अगले साल 28 मई। तो मई आपका, अप्रैल एंड मार्च ऑनवर्ड्स आप पूरी तरह से प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे। तो मार्च से पहले यानी फरवरी तक आपका सब्जेक्ट का आइडली एक बार एंड दूसरी बार हो जाना चाहिए। वो तभी हो पाएगा अगर आप अगस्त तक सब्जेक्ट अपना डिसाइड कर लें। ठीक है, क्योंकि मार्च के बाद फिर आप पूरी तरह प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तब आपके पास आंसर राइटिंग का टाइम नहीं होता है। आपको आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट की, वो अभी करनी होगी। एंड तो जिनका डिसाइड नहीं है सब्जेक्ट, उनके लिए खासकर है कि आप लोग अपना अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, मैक्सिमम बाई जुलाई अगस्त आपका सब्जेक्ट डिसाइड हो जाना चाहिए। डिसाइड करके उसमें आप फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग कर लीजिए, उसके आंसर राइटिंग कर लीजिए। एंड साइड बाय साइड जैसे कहा कि जीएस के भी आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, एक दिन कर लीजिए। हर चीज़ की जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको आंसर लिखने में झिझक नहीं होगी। नॉलेज आपकी कितनी भी हो, अल्टीमेटली हमें लिखना है। नहीं लिख पाएंगे कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी स्टेज ऐसी आ जानी चाहिए कि मैं आपको कोई टॉपिक कहूँ, आप तुरंत उसको लिखना शुरू कर दो। जब हम लोग मेंस लिखने जाते हैं तो हम उस स्टेज पे होते हैं कि आप मुझे कोई टॉपिक बोलो, मैं उस पर कुछ लिख सकूँ। कई बार लिखना शुरू करने में झिझक होती है, हमें अपना पहला सेंटेंस नहीं समझ में आता, कहाँ से स्टार्ट करें। वो प्रैक्टिस से टूटती है। वो तभी होगा जब आप जीएस के भी एंड अपने सब्जेक्ट के भी आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, ऑन अ वीकली बेसिस। डेली नहीं हो पाएगा, रोज़ नहीं लिखने को मैं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट
वीक में एक दिन आप सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए रखिए, जब आप कुछ आंसर्स जीएस के एंड कुछ अपने सब्जेक्ट के लिख कर देखिए, चाहे पुराने पेपर्स में से लिखिए चाहे किसी टेस्ट सीरीज़ के पेपर में से लिखिए, ठीक है। बट वो करने का टाइम अभी है, मार्च के बाद नहीं रहेगा। एंड ये मत सोचिए कि हमारा प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है। मेंस की आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए एक बार प्रीलिम्स से पहले, जैसे मैंने कहा उसके साथ साथ प्रीलिम्स की तो हो ही जाती है जब मेंस की कर रहे होते हैं। फिर मार्च के बाद प्रॉपर प्रीलिम्स मोड में, जिसमें सिर्फ रिवीजन एंड एमसीक्यूज, ठीक है। तो ऐसे में कोई एक टॉपिक हमारे सब्जेक्ट से आ जाता है तो उसमें पूरे सब्जेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं मतलब मैथ साइंस में जो हाँ। तो एक क्वेश्चन साइंस से आ गया है ऐसे हाँ। जो ऊपर आ गया है उसमें पूरे मैं टेक्निकल एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ, कम डालो, थोड़ी ही बात कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा डालो, लेकिन क्योंकि ये सोचो आपको तो बहुत पता है उस फील्ड में, लेकिन एग्जामिनर इज़ अ जनरलिस्ट ना, जो चेक कर रहा है हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड से ना हो, उसने 10th में ही साइंस छोड़ दी हो, आज वो 60 ईयर्स का हो, ठीक है ना। हालांकि उसे भी पता होगा क्योंकि ही इज़ अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन जो चेक कर रहा है, लेकिन उसको इतना डिटेल नहीं पता होगा, तो आप डालोगे भी तो उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा, ये होता है ना। इसीलिए हमें इसको बड़ा जनरल लेके चलना, जो मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी उस दिन बता रहा था किसी को कि इकोनॉमिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की इकोनॉमिक्स एक अच्छे एडिटोरियल में आती है, अगर वो आपको समझ में आ रही है उसके टर्म्स, तो बस उतना काफ़ी है। जो चेक करने वाला है उसको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको ही इज़ अ वेल राउंडेड पर्सन, उसको नॉलेज है, तो डालो आप, लेकिन थोड़ा सा ही, बहुत डिटेल में नहीं, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक एक ऐसे लिख कर आएंगे एंड